हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां मैंने आपके लिए शुरुआत किया था एक सीरीज जिसमें हम CGPSC मेंस 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, जो कि आपका जीएस पेपर 1 का पार्ट 2 है, उसको हम डील कर रहे थे। इसी सीरीज में हमने अब तक बेसिक्स देखा है, इसके अलावा वुडरो विल्सन के बारे में जाना। हमने इवोल्यूशन स्टार्ट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, और साथ ही साथ अब इवोल्यूशन में हमने पहले 3 फेजेस को देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग थ्योरिस्ट ने, यानी अलग अलग विचारकों ने जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोक प्रशासन का विकास हुआ था, उसको अलग अलग चरणों में बांटा है। तो उन सब का जीस्ट बना के मैं आपके लिए 6 अलग अलग चरणबद्ध तरीके से विकास को दर्शा रहा हूं, यानी कि इवोल्यूशन को 6 अलग अलग फेजेस में आपको बता रहा हूं। उनमें से 3 फेजेस हमने देखे थे। जो पहला फेज था, जिसमें हमको पता है कि वो फेज जहां से स्टार्ट होता है एजुकेशन के तौर पे या स्टडी के तौर पे, किसको? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके बाद के फेज में हमने देखा कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेज था वो अब उसके बाद थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और उसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स कैरी करता है, मतलब अलग अलग सिद्धांतों को अपने साथ जोड़ता है। और तीसरे चरण में हमने देखा कि किस प्रकार जो पहले 2 चरण के मसौदे थे या जो उसमें चेंजेस हो रहे थे, उनमें अलग से एक नया आइडियोलॉजी पनप रहा है, यानी कि ह्यूमनिस्टिक आइडिया। उसके बारे में जो चैलेंजेस हमको देखने को मिले वो हमने जाना था। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा चौथा फेज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, जहां से बहुत सारे परिवर्तन, इस चरण में हमें बहुत सारे लोक प्रशासन में चरणबद्ध तरीके से चेंजेस या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो चौथा फेज है, ठीक है, इसे हम कहते हैं द फेज ऑफ या द फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी मैटर्स। ठीक है, ये वो चरण है जहां पे अंतर विषय, ठीक है, अंतर विषय अध्ययन या स्टडी पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभिषेक कुमार, मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं एम सिविल सर्विसेज में आपको इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप देते हैं। तो अगर आपको किसी भी समय ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, अगला चरण कैसे बढ़ाना है, मतलब अगला पाथ हमें कैसे लेना है, इन सब में डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस नंबर पे 7994168881 पे आप व्हाट्सएप करिए और मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर इन फ्यूचर भविष्य में आप कभी भी एग्जाम CGPSC, UPSC या व्यापम का देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान का पता है भगिनी मंडल, 1st फ्लोर, रिक्रिएशन रोड, गीता नगर, चौबे कॉलोनी, नियर जैन मंदिर। ठीक है, चौबे कॉलोनी के जैन मंदिर के पास आपको भगिनी मंडल, उसका प्रथम तल 1st फ्लोर पे हमारा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। आप वहां आकर भी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नया बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है UPSC, PSC के लिए, जो कि अप्रैल माह से स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान में आकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर और बाकी अलग अलग तरीके के जो आपका कंसेंसस वगैरह होंगे, वो सारी चीजें बता दी जाएंगी आपको। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चौथा फेज के बारे में। ठीक है, 4th इंपॉर्टेंट फेज। फोर्थ फेज की बात करें, मैंने आपको बताया कि यहां पे फोकस किस पे है?
ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज पे, मतलब अंतर विषय अध्ययन पे। अंतर विषय यानी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोक प्रशासन को पढ़ते हैं तो लोक प्रशासन जो है वो अपना उदय या उद्गम जो अध्ययन के तौर पे है, उसका क्लेम जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी करता है, सोशियोलॉजी भी करता है, साइकोलॉजी भी करता है, फिलॉसफी भी करता है। यानी अलग अलग विषय के जो अलग अलग सिद्धांत हमने कैरी किए, हमने जो इस्तेमाल किए, उन सब के कारण अलग अलग विषयों ने हमारे सब्जेक्ट यानी कि लोक प्रशासन पर दावा प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम पढ़ेंगे कि भाई जो फोकस हो रहा है, जो चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, वो हो रहा है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। देखिए, पहले फेज में हमने देखा कि शुरुआत हुई 1887 से, यानी 1887 से, जब ऐसे लिखा गया था वुड्रो विल्सन के द्वारा। लेकिन जो एक्चुअल हमारे जो अध्ययन का स्टार्ट होता है वो होता है 1926 से, जब पहली किताब, ठीक है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने आई थी। ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट हुआ। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिद्धांत खोजना स्टार्ट किया गया। तो उन्हीं सिद्धांतों में, अब क्योंकि ये नया विषय था, इसे हम प्रैक्टिकली तो जानते थे, ठीक है, ग्राउंड पे कैसे इस्तेमाल करना ये हमें पता था, हम कर भी रहे थे शुरू से लेके अब तक। लेकिन दिक्कतें कहां आ रही थी कि जब किसी को बताना होता था कि हमारा अलग से व्यक्तित्व क्या है, हमारा अलग से इंडिविजुअलिटी क्या है, तो उसमें हम असमर्थ होते थे। क्यों? क्योंकि विषय के रूप में यानी किताब के रूप में हम उस समय तक प्रस्तुत नहीं थे। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी जो थी वो एज ए सब टॉपिक या सब एसेट थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का सब एसेट के रूप में हम जाने जाते थे। यहां से स्टार्ट होता है। तो जो हम फिर क्या करते हैं कि जो सिद्धांत है, अलग अलग यूनिवर्सल सिद्धांत खोजने की तलाश करते हैं, जब मतलब खोजते हैं, तो उस तलाश में हमें क्या मिलता है, अलग अलग जगहों के अच्छी अच्छी सिद्धांतों को हम अपने मुताबिक ढालते हैं। क्योंकि लोक प्रशासन दो चीजों पे फोकस करता है, एक तो आपका प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरी। यानी बेसिकली प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल होगा टूल्स एंड टेक्निक, और दूसरा थ्योरी यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल्स खोजना चालू होता है। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस है उसका थ्योरी पार्ट हम जब लेते हैं तो उसमें प्रैक्टिकलिटी कैसे करनी है ये नहीं बताता है। यानी अगर हमें पता है कि रोड बनाना है तो रोड को कैसे बनाना है, किस माध्यम से बनाना है, ये हमें नहीं पता होता। तो ये मैनेजमेंट यहां पे आता है। ठीक है, मैनेजमेंट बोलता है कि भाई हमारे टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करो, जैसे पर्ट। ठीक है, जब मैनेजमेंट बात करते हैं, पर्ट है, सीपीएम है, ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसके अलावा पोस्ट कॉर्प मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर पीओसीसीसी बताया था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांड को कोऑर्डिनेट कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब फॉर्म ऑफ टूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंधन के तकनीक है या औजार है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है थ्योरी के फॉर्म में, वो प्रैक्टिस यहां से पता चलता है। तो बिना इन दोनों चीजों के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां से मैनेजमेंट अपना आधिपत्य जमाता है कि भाई नहीं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मैनेजमेंट की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का पार्ट है। पर पॉलिटिकल साइंस बोलता है कि भाई थ्योरी तो हमारा लिए हो। ठीक है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है आपस में। तो इनका खुद का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। इसीलिए इसके बाद अस्तित्व की खोज स्टार्ट होती है फेज 5 से। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के कारण अंतर्द्वंद हो रहा है, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट्स जो है ना आपस में लड़ रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हिस्सा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाद में एनपीए के फॉर्म में आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। ठीक है, तो चलिए आगे कब देखते हैं इस फेज में हुआ क्या है सब। तो पहले और दूसरे फेज में हमने क्या देखा था,
पहले और दूसरे फेज में हमने ये देखा था कि भाई पहला फेज जो बोल रहा है वो बोल रहा है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। पर हो क्या रहा है, क्या ऐसा एग्जाम पॉसिबल है ह्यूमन नेचर होते हुए? तो यही थर्ड फेज में चेंजेस लाने की बात कही गई, क्योंकि आप एकदम अलग नहीं रख सकते हैं वैल्यूज को, एथिक्स को, प्रिंसिपल्स को, ठीक है, किसी एक इंसान के, और आप फैक्ट को भी अलग नहीं रख सकते। तो वैल्यू फैक्ट बेस्ड आपका पॉलिसीज बनना चाहिए, लेकिन फैक्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये आइडिया या ये कॉन्सेप्ट दिया गया था इन द पीरियड ऑफ फोर्थ फेज, जो स्टार्टिंग का था। तो जो फोर्थ फेज है वो एक्चुअल में उसका टाइमिंग कौन सा है, अगर मैं आपको बता दूं, तो जो टाइमिंग आप अगर याद रखना चाहे तो 1940s से लेके 1970s के बीच में, अर्ली 40s के पहले, मतलब लेट 30s के टाइम में हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इस पीरियड में फोर्थ फेज में हमने देखा कि नए थ्योरिस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल में दे तो हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है, ये लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जब भी हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, तो उसे करता कौन है? ह्यूमन। अब ह्यूमन कर रहा है, इंसान कर रहा है, तो क्या होगा? आपस में आपको दिखाई देगा इंटरमिंगलिंग। तो फेज 3 में हमने देखा था हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट आपको याद हो तो उसमें भी बात हुई थी कि भाई ह्यूमन रिलेशन की बात हो रही है। तो उस फेज से ह्यूमन रिलेशन की शुरुआत हुई, जिसे बाद में और बल किसने दिया? तो हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड ने दिया। उन्होंने कहा कि जब भी आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? ह्यूमन बेस्ड, क्योंकि ह्यूमन अपना सोचता है, ठीक है, नॉट मैकेनाइज्ड। ठीक है, मशीनीकृत नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान के सोचने की क्षमता को बताए, यानी बेसिकली डिसीजन मेकिंग की बात कही इन्होंने। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने? कहा कि तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है, डीएम यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए किसी भी चीज में। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी या कि हम बोले तो राजनीतिक और प्रशासनिक द्विभाजन जो था, उस द्विभाजन में कहा गया था कि दोनों को एकदम इतर अलग होना चाहिए। तो जो काम पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस कहते हैं उसे पूरी तरह इंप्लीमेंट करना चाहिए एक रोबोट की तरह। तो रोबोटाइजेशन की बात कहा, उसको नकारा हर्बर्ट साइमन ने। उन्होंने कहा कि भाई मानव है तो मानव के पास सोचने की क्षमता होती है और वो सोचेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिसी बनती है, ठीक है, वो पॉलिसी अगर वृद्ध जनों के लिए है तो कुछ क्राइटेरिया मान लेते हैं, सपोज दिया गया कि भाई ये क्राइटेरिया फुलफिल करने वालों को ये पॉलिसी का लाभ मिले, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पॉलिसी का लाभ सिर्फ 100 लोगों को मिलना है, और फिर अगर प्रशासक को या एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया कि वो 100 लोग आप चुनिए, तो वो 100 लोग कैसे चुनेंगे? वो डिसाइड करेंगे बाय डिसीजन मेकिंग, बाय वैल्यू, बाय फैक्ट, ठीक है, इन दोनों के समावेश से, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन का कहना था कि वैल्यू और फैक्ट बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, एंड फैक्ट बेस्ड
फैक्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बताता है कि भाई यहाँ पे आपको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का समावेश करना होगा और फैक्ट बेस्ड बात करनी होगी। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन की बात कही, बिहेवियरलिस्ट की बात कही, किस तरह बिहेव करता है एक मानव। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ था। अब बता दूं कि हर्बर्ट साइमन का जो वर्क था, किताब, हर्बर्ट साइमन एचएस लिख रहा हूं, ठीक है, इनके वर्क की बात करें, कार्य की बात करें, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसे हम बोलते हैं बिहेवियरल स्टडीज। इनका कार्य जो था वो था बिहेवियरल स्टडीज। ठीक है, बिहेवियरल स्टडीज यानी कि व्यवहारिक अध्ययन, हिंदी में बोले तो व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन की जो किताब थी इसमें जो आइडिया था वो था अलग अलग सब्जेक्ट से लेकर, तो बिहेवियर किस तरह से दिखता है, बिहेवियर इंसान के सामाजिकता से दिखता है कि समाज में रहता है। ठीक है, तो ये आइडिया कहां से आएगा? तो ये जो अप्रोच आएगा वो आएगा उसके सोशियोलॉजी टर्म से, सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट से। ठीक है, सोशियोलॉजी से अगर हम पढ़ें तो समाज जो विज्ञान है या समाज शास्त्र है ये हमें क्या बताता है कि समाज में लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यही है। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानव अध्ययन। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। और लास्ट में एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति समाज में रहकर भी अपना खुद का सोच विचार रखता है, तो वो कैसे अपना जो भी सोच विचार है वो दर्शाता है साइकोलॉजी से। ठीक है, साइकोलॉजी से। तो इन तीनों सब्जेक्ट का समावेश करके इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल स्टडीज। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बिहेवियरल मैन। ठीक है, इसी की जब हम बात करें तो कहते हैं बिहेवियरल मैन। मैन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका था? हर्बर्ट साइमन का। उम्मीद करो समझ में आ रहा हो कैसे इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व का बेसिक मीनिंग है कोई भी चीज इवॉल्व कैसे होती है, कुछ ना कुछ हिट एंड ट्राई करते हुए। तो सबसे पहले हमने हिट क्या किया था, या जो हमने ट्रायल किया था वो किया था कि राजनीति को और प्रशासन को अलग करने का। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय जो सोच था, यानी जो आइडिया था, ये था वुड्रो विल्सन का, और वुड्रो विल्सन यूएसए के थे प्रेसिडेंट। तो जब उन्हें वहां के प्रशासन में ये खोट दिखाई दिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पॉइल्ड सिस्टम, ठीक है, बिगड़ा हुआ तंत्र। क्यों? क्योंकि जो प्रशासक होता था वो भी पॉलिटिशियंस के अंडर ही काम करता था, उन्हीं के कहे अनुसार काम करता था, और उस हिसाब से वॉर बूटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आता था, यानी करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो उस समय में जरूरत था, लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि अगर पूरी तरह हम अलग कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी पॉलिसी बना देंगे हो सकता है कि वो अपने आप को उस समय सुप्रीम मान के, जो भी पॉलिटिशियंस है या जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, वो क्या करेगा, वो राजनीतिक जो पॉलिसीज बना रहा है वो गलत बना देगा। तो उसको चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? ठीक है, उसमें ह्यूमन इफेक्ट कहां से दिखाई देगा? मुश्किल है। तो वही बात इन्होंने कहा तीसरे फेज में कि अगर आपको ये करना भी है तो आपको पॉलिसी मेकर को ये बोलना होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना है, रिजल्ट बेटर ओरिएंटेड होना चाहिए, ह्यूमन इफेक्ट में होना चाहिए, मानव के कल्याण में होना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये वेलफेयर। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो वेलफेयर के नतीजे से बने, यानी कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी का एक समावेश होते हुए बिहेवियर के बेस पे कि क्या व्यवहार है, किस तरह का व्यवहार करना, कैसी जरूरत है, उसके मुताबिक आपको पॉलिसी बनानी होगी, यानी वैल्यू को जोड़ना होगा, और साथ ही साथ फैक्ट कि आपके पास वो चीजें हैं कि नहीं।
वो संसाधन है कि नहीं जिनके माध्यम से आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसे क्रियान्वित किया जा सके। ठीक है, तो ये था हर्बर्ट साइमन का कॉन्सेप्ट। अब हर्बर्ट साइमन जो थे, इन्होंने जो आइडिया दिया, ठीक है, इन्होंने जो आइडिया दिया, ये आइडिया उन्होंने दिया बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि डिसीजन मेकिंग के कारण ही हो पाएगा। ये क्या होना चाहिए, हार्ट ऑफ पब एड होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिल होना चाहिए। क्या चीज करना, डिसीजन लेना, निर्णय लेने की क्षमता। और ये किसके अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट में थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के। ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे। और इन्होंने ये आइडिया दिया कि डिसीजन मेकिंग जो है उसका बिना यूज किए, उसके बिना इस्तेमाल किए आप लोक प्रशासन को देख ही नहीं सकते। अब ये जो समय चल रहा है, ठीक है, इसी बीच में चेस्टर बर्नार्ड ने भी अपना आइडिया दिया, तो उन्होंने भी एक किताब लिखी, एक वर्क दिया अपना, इनका जो वर्क था, किताब थी, वो उस किताब या उस वर्क का नाम था द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में लिखा था। क्या था, बोला लेट 40s, मतलब लेट 30s में स्टार्ट हुआ, यानी 40s के टाइम में स्टार्ट हुआ था ये पीरियड। तो ये इन्हीं सब कारणों से। अब ये जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने जो ये लेख लिखा है, ये किताब लिखी है, जो आइडिया प्रपोज किया, ये जो आइडिया था, ये बेसिकली कहां से जोड़ता था, तो इकोनॉमी से। जो आइडिया मतलब जो ज्ञान इसने अर्जित किया ना, जो नॉलेज लिया, ये कहां से लिया, तो ये जो लिया, ये इन्होंने लिया इकोनॉमी से। ठीक है, इसके अलावा अब क्योंकि बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियर में साइकोलॉजी की जरूरत होती है। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें तो, और इसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, यानी एलाइड सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये किताब, ये आइडिया दिया, प्रपोज किया कि द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होना चाहिए, का मतलब कुल मिला के एक एग्जीक्यूटिव या कार्यपालक का कार्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चेस्टर बर्नार्ड का भी आइडिया था। ये भी आपको ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिहेवियर पे, वहां पे भी ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर की बात किए थे। ठीक है, पर इसी पीरियड में, इसी समय काल में आपको एक और इंसान देखने को मिलेंगे जिनका नाम था रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल। अब ये जो थे ना, ये लोग से अलग सोचते थे। किनसे अलग सोचते थे, आपके हर्बर्ट साइमन से और चेस्टर बर्नार्ड से। इनका कहना था कि भाई ठीक है, आप लोग जो ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, आप जो बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू एंड फैक्ट बेस पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब आपका आइडिया आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये फैक्ट बेस बस होना चाहिए। ये गलत है। इनका कहना है कि भाई अगर आप पॉलिसी मेकिंग भी अगर फैक्ट और वैल्यू के मद्देनजर कर रहे हो, यानी मूल्यों और तथ्यों के मुताबिक कर रहे हो, तो तथ्य सिर्फ यूज करके आप प्रशासन नहीं कर सकते, वहां भी मूल्य का काम आएगा, क्योंकि मनुष्य है। और जब मनुष्य है तो उसके पास ऐसे सिनेरियोज आएंगे
जहां उसे डिसीजन मेकिंग करते हुए खुद के, ठीक है, वैल्यूज को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक, ऐसा नहीं कर सकता है कि हाँ ऊपर से जो भी बोला गया उसे सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे इंप्लीमेंट कर दे, वहां उसको मूल्य देखना होगा। मान लेते हैं सपोज कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एग्जांपल आप कल को किसी जगह के डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उस एरिया में बोला जाए कि भाई ऊपर से फैक्ट एंड वैल्यू बेस्ड पॉलिसी बनाई गई कि भाई बुजुर्गों को XYZ स्कीम में कुछ चीजें प्रदान की जाए। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको दिया गया, आपको सौंपा गया, अब आप वो इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, पर आपके पास मान लेते हैं कभी एक सिनेरियो आया जहां आपको अपने मूल्यों के मुताबिक उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करना हो। मान लेते हैं कि बहुत जरूरतमंद कोई इंसान है जिसका कुछ छोटा मोटा चीज मिसिंग हो, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा हो जो उसके पास नहीं है, बाकी हर क्राइटेरिया में वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर सिर्फ फैक्ट बेस होता तो, क्योंकि अगर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपका काम क्या होना चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आप तथ्यों पे काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए आज के समय में आपको याद हो तो एग्जाम्स में एथिक्स का सवाल आता है। ठीक है, एथिकल बिहेवियर आपका चेक होता है, इसीलिए चेक होता है कि आपके मूल्य, आपके सिद्धांत कितने बेहतर है, ठीक है, मानवीय है या नहीं है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है। तो यहां पे वही चीज बोली जा रही है कि भाई अगर आप सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे करोगे तो वापस आप वही चीज कर रहे हो जो कि पहले हो रहा था, आप एक रोबोट की तरह कर रहे हो। लेकिन अगर आप पॉलिसी तो आपने मान लिया बहुत अच्छी बना दी, लेकिन वो पॉलिसी भी तो इंप्लीमेंट करवाने वाला इंसान है, उसे जरूर देखना पड़ेगा कि कितनी जरूरत है जिस इंसान को वो पॉलिसी दी जा रही हो। ठीक है, अगर वो कोई नियम किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो स्कीम एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होने के कारण अगर आप फैक्ट के बेसिस पे जाए तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप वहां पे इंसानियत देखेंगे, मूल्य देखेंगे, तो बोलेंगे चलो अभी नहीं है तो कभी और बन जाएगा, या हो सकता है कि उसकी उतनी आवश्यकता नहीं हो उस डॉक्यूमेंट की, पर उस इंसान को उस स्कीम के लाभ की जरूरत है, तो मूल्य क्या कहेगा कि आपको उसको वो देना होगा। तो इसीलिए रॉबर्ट डाल ने कहा कि आप मूल्य को यानी वैल्यूज को कभी भी नकार नहीं सकते, वैल्यूज हमेशा इंप्लीमेंट होगा ही। जब मानव कार्य करेगा तो मूल्यों का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए इन्होंने एक कार्य दिया, मतलब एक लेख लिखा, ऐसे लिखा, इनका वर्क था जिसका नाम था, ठीक है, उस वर्क का नाम था द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ऐसे था। ठीक है, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, 3 मुख्य घटक या 3 मुख्य जो हमें दिक्कतें सामने आ रही हैं इस साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जो हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल खोज रहे हैं या ये जो हम यूनिवर्सल आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब जगह लागू नहीं होगा। तो ये 3 कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जो रॉबर्ट डाल ने बताया? वो 3 प्रॉब्लम थे, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हम देखें तो बोल रहे हैं कि भाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। ठीक है, पहला बोला जा रहा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। दूसरा इन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट फ्रॉम स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
impossibility of excluding human element in study of public administration। और तीसरा बोल रहे हैं कि नैरो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ठीक है, नैरो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। अभी मैं हिंदी में बता दूं तो देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई नॉर्मेटिव मतलब आपका मानक, एक मतलब मान लेते हैं कि सपोज वाला जो बात है कि भाई एक मानक है कि ये एक बिंदु है जिस तरफ हम पहुंचना चाहते हैं, तो वो मानक कंसिडरेशन, जो भी मानक होता है, ठीक है, मान लेते किसी इंसान को इतना देना है, ये एक मानक है, तो इस मानक या मानकीय विचार को हम बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। नॉर्मेटिव कंसिडरेशन यानी मानकीय मानक, ठीक है, मानकीय विचार या मानकीय संवेदना जो है, बेसिकली मानक विचार को हम अलग नहीं रख सकते। असंभव है कि हम मानव के जो विचार है, मानवीय विचार बेसिकली मान लेते हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते, यानी बेसिकली वैल्यूज को अलग नहीं रख सकते, ये कहना है। वैल्यूज कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। ये पहला था फेज, ठीक है। चलिए वापस क्लास में आते हैं। तो मानकीय विचार यानी कि वैल्यूज या मूल्यों को हम अलग नहीं कर सकते, ये पहला कहना है। यहां कहने का मतलब ह्यूमन एलिमेंट यानी कि जो मानवीय आपके जो कुछ अलग ट्रेड्स होंगे, बिहेवियर होंगे, यानी कि मानव यानी कि जो मानव के अपने व्यवहार होते हैं ना, बिहेवियर, इनको आप अलग नहीं रख सकते हैं। कुछ ना कुछ व्यवहार हर इंसान का अपना होता है और वो उस चीज में आएगा ही। जब भी आप लोग प्रशासन पढ़ेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने मुताबिक करिएगा ना, हर इंसान अपने मुताबिक करता है, तो वही बोला जा रहा है कि इसको आप अलग नहीं रख सकते हैं। तो वैल्यू जैसे अलग नहीं रखते हैं, वैसी बिहेवियर भी अलग नहीं रख सकते हैं। और बोल रहे हैं कि भाई जो आप अभी तक जो भी आइडिया दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि ये आइडिया जो है पूरे वेस्टर्न थॉट पे बेस्ड है, क्योंकि वो कंट्रीज अलग तरीके से ग्रो करती थी। एग्जांपल देता हूं, यूएसए में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यूएसए का कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जरूरत लोक प्रशासन की अलग होगी। वही अगर आप देखें तो भारत या भारत जैसे देशों की जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनकी विचारधारा अलग होगी, उनका लोक प्रशासन का तरीका अलग होगा, जरूरत अलग होगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी आइडिया बना रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल या जो भी सिद्धांत आप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही संकीर्ण है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही कम एरिया को, बहुत ही कम देशों के विचारों से सहमत होते हुए इन सिद्धांतों को बना रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, मान लेते जर्मनी हो गया, इन सब वेस्टर्न कंट्रीज, बेसिकली सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनका आइडिया या जिनका कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है। वही चीज जब हम अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो उनका सोच विचार अलग होगा। अभी एग्जांपल ही लेके बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं यूएसए है, तो यूएसए में कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन जो आपका निकलता है, होता है एटमॉस्फेयर में, वो ज्यादा होता है, एमिशन जिसे हम कहते हैं। तो कार्बन एमिशन ज्यादा है। वही भारत के केस में, क्योंकि भारत को अभी विकास करना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होगा तो उस हिसाब से अपने कार्बन एमिशन बढ़ाएगा। पर क्योंकि नियम कुछ बनाए जाते हैं, तो कुछ नियम, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लाइमेट एक्शन के लिए बनाए गए हो कोई नियम, तो कार्बन फुटप्रिंट चेक होता है, ठीक, हर देश का। तो मान लेते हैं कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है तो वो कार्बन फुटप्रिंट उस हिसाब से करेगी, वही चीज अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उस हिसाब से करेगी। तो अगर इस सिनेरियो में अगर बोल दिया जाए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन ही आप रिलीज कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में,
तो ये उन देशों के साथ जाती हो जाएगी जो कि विकासशील हैं और जो विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ गलत मीन्स का इस्तेमाल करना होगा, कार्बन एमिट ज्यादा होगा, जैसे एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से, ठीक है, औद्योगिकीकरण करने से कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो वैसे केस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल और एक बताता हूँ कि हर एक जगह का जो प्रशासन का तरीका है वो अलग हो, क्यों? क्योंकि वहां की जरूरतें अलग होंगी। अमेरिका में हो सकता है कुछ और चीजों की जरूरत है, लेकिन भारत में किसी और चीजों की जरूरत है। मान लेते हैं कि वहां पे लग्जरी चीजों की ज्यादा जरूरत है, पर यहाँ पे बेसिक चीजों की जरूरत ज्यादा है। तो आप दोनों के मुताबिक एक जैसा प्रशासन नहीं कर सकते हैं, एक जैसा प्रशासनिक तरीका नहीं इख्तियार कर सकते या नहीं अपना सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट डाल ने कहा कि भाई तीन हिस्से हैं, तीन दिक्कतें हैं जिसे आपको समझने की आवश्यकता है जब आप बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं लोक प्रशासन में, तो इसकी जरूरत है। ये था रॉबर्ट डाल का 3 आइडिया, ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इस समय में और भी काम हुए थे। तो एग्जाम्पल के लिए स्टडी ऑफ सम अदर वर्क्स, ठीक है। इस कालखंड में जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिलेशन या दूसरी चीजों पे ही बात हुई हो, और भी तो लोग होंगे जो अपना अपना आइडिया दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस समय में और इंपॉर्टेंट जो वर्क है, जो कार्य है, जैसे स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी रॉबर्ट मार्टन और पीटर ब्लाउ की है। ठीक है, पीटर ब्लाउ और रॉबर्ट मार्टन। इसके अलावा हम बात करें तो डगलस मैकग्रेगर, ठीक है, डगलस मैकग्रेगर, ठीक है। इसके अलावा और दूसरे जो वर्क्स थे, जैसे मतलब डगलस मैकग्रेगर का वर्क, फिर क्रिस एग्रिस का वर्क, क्रिस एग्रिस, ठीक है। इसके अलावा रेनिस लिंकार्ट, ऐसे बहुत सारे मोटिवेटिंग या मोटिवेशन थ्योरिस्ट थे। इस समय मोटिवेशन पे भी बात हुई, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही पे बात हुई। तो सिर्फ ह्यूमन रिलेशन या बिहेवियर पे बात नहीं हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे बेटर किया जाए मोटिवेशन के थ्रू, एक्स वाई थ्योरी है, ठीक है, रेनिस लिंकार्ट का थ्योरी है, फिर आपका क्रिस एग्रिस का थ्योरी है मोटिवेशन का। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। डिसीजन मेकिंग पे बात होने लगा, रैशनलाइजेशन पे बात हुआ, ठीक है। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग की बात कही, तो डिसीजन मेकिंग पे भी रैशनलाइजेशन की बात होने लगी। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है? तर्क, ठीक है, तार्किक। तो जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनसंट हो जाए, ठीक है। बेसिक मतलब है कि आप कोई भी डिसीजन लें तो उस डिसीजन का कोई ना कोई बेहतर नतीजा निकले, या उसका कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो उस पॉलिसी का रीजन क्या है, ठीक है, कारण क्या है वो बनाने का, वो ये तर्क संगत, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग अबाउट द पॉलिसी, प्रश्न पूछने जाने लगे कि भाई ये पॉलिसी जो बन रही है, ये जो विनियमन या नियम बन रहे हैं, इसका हम पे कितना असर आएगा और क्या सोचकर आपने ये बनाया था।
तो ये सारी चीजें इस समय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी समय आपको देखने को मिलेगा कुछ और आइडिया, जैसे क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक, क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें तो ये बेसिकली मैनेजमेंट टूल है, तो मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं। जैसे सीपीएम, पॉट, ठीक है, ये अलग एक सिस्टम है। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं और बेसिकली बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी का अप्रोच इस समय देखने को मिलेगा। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगी। और फिर बारी आती है सिस्टम अप्रोच की। एक और अप्रोच था जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सिस्टम अप्रोच। तो ये आपको 1950-55 के दशक में, 60 के दशक में देखने को मिलेगा। फिर बारी आती है 1960 का दशक में। अब यहां पे पब्लिक पॉलिसी के बाद पब्लिक पॉलिसी अप्रोच आया। ये सारी सिस्टम्स के बाद आपको 1960 का दशक देखने को मिलेगा, जहां से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पर 1960 के दशक में क्या क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसे हम बोल, ठीक है, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए। देखिए हो क्या रहा है कि 1960 का जो दशक है, ये 1960 के दशक कहने का मतलब कि 1945 के बाद आप जो समय पीरियड देख रहे हैं, जिस समय वापस से सारे जो देश हैं वो खड़ा होना स्टार्ट करे, कई नए देश बने हैं। जैसे 1947 में भारत बना तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, पाकिस्तान बना वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ही देश और बने जो आजाद हुए होंगे या नए बने होंगे। तो ये लोग क्या है, अपने आप की इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं। तो उस केस में लाया गया डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आइडिया जो था ना, ये बेसिकली आइडिया था उन देशों का जो कि डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते थे बनिस्पत इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा आइडिया बोले तो यूएसएसआर का आइडिया था, पर सीपीए जो था यूएसए का आइडिया था। तो बेसिकली इस बीच में आपको देखिए कोल्ड वॉर का सिनेरियो। तो कोल्ड वॉर में अलग अलग थ्योरी तो कोल्ड वॉर के टाइम में दी जाएगी, सिर्फ लड़ाई थोड़ी होगा, लड़ाई 3 अलग अलग फ्रंट्स में चलेगा, नॉलेज बेस्ड, ठीक है, वॉर बेस्ड और इस तरह का। तो ये भी आइडिया ही है। फिर बारी आती है आपका यूएसए जो है वो सीपीए की बात करता है। मैंने आपको बताया सीपीए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हो क्या रहा था कि इन्होंने जो भी आइडिया दिया वो कहीं ना कहीं गलत होता दिख रहा था। ठीक है, 1950-55 होते होते ये दिखने को मिल रहा है कि भाई जो इन्होंने आइडिया दिया है पुराना वो सही नहीं है हर देश के लिए। तो हर देश का अपना अपना सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे यूएसए ने दिया कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन में 2 अलग अलग एरिया से कंपेयर किया जाता था, या 2 अलग अलग देशों को कंपेयर किया जाता था, क्षेत्रों को या देशों को तुलना करके उनके लोक प्रशासन के बारे में जानते थे, समझते थे, और उस हिसाब से नई पॉलिसीज पॉलिसी बनाई जाती थी। पर हम जब डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे फोकस होता था इकोनॉमिक प्लस सोशल। ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने भी ये वाला सिनेरियो को ज्यादा अपनाया था। क्यों? क्योंकि भारत का भी तो आइडिया यही है, हमारे प्रीएम्बल में भी तो लिखा हुआ है, ठीक, कि हम सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, मतलब हम सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी बराबरी चाहते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पॉलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे
फंडामेंटल राइट में भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, जहां पे इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है, सोशल इक्वालिटी की बात होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है, ठीक। तो ये चीजें इंडिया ने अपनाई। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट था जो हमने फेज 4 में देखा। अब जानते हैं फेज 5 के बारे में। आज हम फेज 5 तो पढ़ेंगे, फेज 6 और फिर उसके बाद हम बाकी बचे हुए पैराडाइम्स को समझेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर लंबा होता चला जा रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा समय देना पड़ा, क्योंकि आपको यहां से समझ में आएगा कि किस प्रकार विकास प्रशासन कार्य करता है, क्या सोच के कार्य करता है और क्यों करता है। वहीं तुलनात्मक लोक प्रशासन कैसे कार्य करता है, ठीक है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ डीए एंड सीपीए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले राइज किया 1940 के बाद से 50 के आसपास, लेकिन 50 से 60 के बीच में आते आते उसका डाउनफॉल दिखेगा, क्योंकि सारी चीजें एक ही थ्योरी में सही नहीं होती हैं। तो अब इन चीजों के कारण क्या हो रहा है, और क्योंकि अलग अलग विषयों से हमने ज्ञान अर्जित किया था, तो सारे विषयों का हम पर दबाव बढ़ रहा था कि नहीं आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप अलग से कुछ नहीं है। तो इस कारण से 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज हुआ जिसे हम कहते हैं एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हुआ क्या कि 1960 के दशक में डेवलपमेंटल और सीपीए, मतलब डीए और सीपीए अलग अलग कार्यों में निपुण थी, लेकिन ओवरऑल किसी भी देश के लिए बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रही थी। और क्योंकि अलग अलग विषय अपना हस्तक्षेप कर रहे थे, मतलब इंटरफियरेंस कर रहे थे किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में, उसके आयाम में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स थे या उनके जो प्रोफेसर्स थे या उनके जो आइडियोलॉजिस्ट थियोरिस्ट थे, जो इसे मतलब प्रशासनिक, जो हम बात करते प्रशासन की, ये लोक प्रशासन की, इसके जो भी विद्यार्थी या जो भी प्रोफेसर थे, वो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज को बदले और अपना एक अलग आइडेंटिटी दिखाएं। तो इसी न्यू आइडेंटिटी को ध्यान में रख के एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। एनपीए को मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगा, जब हम ब्लैक बक्स और दूसरे तरह के जो भी अधिवेशन हुए थे जिसका फलस्वरूप आपको एनपीए दिखता है, वो समझेंगे। पर फिलहाल आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली अगर आप देखें तो ये जो फेज है एनपीए का, ये हुआ क्या कि जब द्वंद्व समाप्त हो रहा है, तो द्वंद्व समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ एक बेहतर चीज लानी पड़ेगी। तो यहां से एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसे हम कहते हैं मीनोब्रुक। ये कब हुआ था? 1968, 1968 में सितंबर माह का समय था। इस महीने में 1968 में आपको देखने को मिलेगा एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मीनोब्रुक यूएसए में एक जगह है, एक बोल सकते ऑडिटोरियम है, जहां पे मुलाकात हुई थी। तो इससे पहले फिलाडेल्फिया मीटिंग हुई, इससे पहले ब्लैक बक्स मीटिंग हुई, अलग रिपोर्ट्स आई, हनी रिपोर्ट्स आई। तो उन सब रिपोर्ट को ध्यान में रख के, उन सब पे चर्चा करते हुए एक नए विषय को, मतलब इस विषय को नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन का नाम था मीनोब्रुक अधिवेशन, जो कि 1968 में सितंबर माह में हुआ था। अब ये जो मीनोब्रुक जगह है ये यूएसए में, वहां पे मीटिंग हुआ। तो वहां पे कौन कौन मिले थे? वहां पे यंग, ठीक है, अभी तक जितने भी थ्योरिस्ट थे वो सारे बुजुर्ग थे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं झुकाव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा पॉलिटिकल साइंस की तरफ था या दूसरे सब्जेक्ट की तरफ था। पर क्योंकि अब ये विषय आगे बढ़ चुका था और कई सारे लोगों ने इस विषय को पढ़ना अलग से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, तो इसीलिए अब कई लोग इससे जुड़ने लगे थे। तो उन्हीं में यंग प्रोफेशनल्स, इन सब ने मीटिंग किया मीनोब्रुक में। उस समय चेयरमैन कौन बना?
चेयरमैन बने आपके ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, तो ड्वाइट वाल्डो के चेयरमैनशिप में यंग प्रोफेशनल्स मिले और उन्होंने अपना अपना आइडिया प्रस्तुत किया, और इसी आइडिया से बनकर एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट उजागर हुआ जिसे हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू रिजीम। ठीक है, इसी को आगे हम बोलते हैं NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे इन सब ने कहा कि भाई माना कि आपका थ्योरी हमने लिया है, पर थ्योरी को अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, थ्योरी तो पूरी यूनिवर्सल है आपकी थ्योरी, तो क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो चीज चली आ रही है पहले से तो। और फिर उन्होंने बताया कि भाई हमने टूल्स भी लिए कईयों से, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ टूल्स नहीं था, पर इन दोनों का समावेश, इन दोनों को इंटीग्रेट हमने किया। जब इंटीग्रेशन हमने किया है और उसे हमने प्रस्तुत किया है और उसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है, तो फिर हमारे ऊपर आप लोग का अधिपति या आप लोग का पावर हमारे ऊपर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए यहां से आया एक नया आइडिया जिसमें बोला गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ रीबर्थ या न्यू बर्थ। इसे हम कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यही था पांचवा फेज जिसमें हमें बात करना पड़ा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहां पे एक किताब लिखी गई, ठीक है, उस किताब का इंपॉर्टेंस है वर्क का। बेसिकली दो वर्क हुआ था इस समय में, दो कार्य हुआ था 2 वॉल्यूम्स में। पहला वॉल्यूम था टुवर्ड्स एनपीए द मीनोब्रुक्स पर्सपेक्टिव, 1978 में फ्रैंक मारिनी के द्वारा। मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है, टुवर्ड्स एनपीए द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव। फ्रैंक मारिनी की किताब है, 1971 की किताब है। मीनोब्रुक की जस्ट बात लिखी गई। और दूसरा एक और कार्य हुआ था जो कि ड्वाइट वाल्डो ने लिखा था, ठीक है, ड्वाइट वाल्डो ने लिखा था। इस किताब का नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस मतलब अस्थिरता के दौर में लोक प्रशासन। अस्थिरता बोले या कि बोले तो खराब स्थिति के दौर में लोक प्रशासन कैसा था। और यह है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर एक विचार जो कि मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से आया। ठीक है, ये 2 किताबें लिखी गई हैं 1971 में। दोनों किताबें 1971 में लिखी गई हैं, 1971। ठीक है, तो इस प्रकार हमने फेज 4 और फेज 5 देख लिया। अब लास्ट फेज जो हम देखेंगे वो होगा फेज 6, यानी कि जिसे हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। हालांकि ये सारी चीजें भी जो एनपीए है वो भी पैराडाइम शिफ्ट का ही तरीका है, लेकिन क्योंकि एनपीए एक अलग कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से और पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, मतलब चरणों में आपको चेंजेस या बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसे एक अलग चरण के रूप में पढ़ा है। तो ये 1960-70 के दशक से स्टार्ट हुआ, मतलब लेट 1960s बोलेंगे और मिड 80s तक चला है। ठीक है, तो ये जो 5वां फेज है, अगर ये कोई पूछे कि कौन से कालखंड या चरण तक चला है, तो आप लिख सकते हैं कि 1970 से 80 के बीच में चला है, पर बोले तो लेट 60s टू मिड 80s। ठीक है,
मतलब लेट 60s में, 60 के दशक के अंतिम में 1968 में हुआ था, और मिड ऑफ 1980 यानी कि 1982, 83, 84 तक एनपीए का योगदान ज्यादा था। फिर उसके बाद हम एनपीए से एनपीएम की तरफ बढ़ते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से हम बढ़ेंगे न्यू पब्लिक सर्विस की तरफ। तो जो 3 पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसको हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा बताया हुआ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को देखते जरूर हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम इस तरह के और बेहतर इनपुट्स आपके साथ साझा कर सके, शेयर कर सकें, और आपके तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही योगदान दे सकें। तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो लोग यूपीएससी, पीएससी या यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके लिए भी बेनिफिशियल है उन तक, और हमें मोटिवेट करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चले और हमारे वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हुए आपसे विदा लेता हूं। हमारी मुलाकात फिर होगी अगले लेक्चर में, जहां मैं आपके लिए और नए फैक्ट्स, नए वैल्यूज के साथ एड ऑन्स आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।